सो क्लास, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो टर्म है ये आप लोगों ने अभी तक का सीख रखा है। इसके लिए जीएसटी टर्म्स की हम लोग बात करते थे। सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको क्लास में दे दिया था। यस सर। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन वाला टर्म आपको अभी तक पता है? किसी को कल की क्लास में जो इंट्रोडक्शन का टर्म हुआ था उससे रिलेटेड कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नो सर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले गिवन है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसके टर्म पे हम लोग किन चीजों को समझेंगे? गुड्स है, सर्विस है और साथ में टैक्स का पोर्शन होता है। इन्हीं को ही हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। क्या किया जाता है इसके लिए? बेसिक टर्म जो है वन टैक्स है। कल तक मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन टैक्स हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। आफ्टर देन, ये चार्ज किसके ऊपर होगा? ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर चार्ज होगा, ये ट्रेडर्स के ऊपर चार्ज होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर चार्ज होगा और फिर फाइनली ये कंज्यूमर तक मूव होकर के जाता है। तो जीएसटी खत्म करता है इन सब स्टेप्स को। यस। यहाँ पर आपने देखा कि जो स्टेप्स हैं वो वन टैक्स ऑफ अ वन नेशन है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो पहले टैक्स लगता था, अब उस टैक्स को हटा दिया गया। ट्रेडर्स का टैक्स इसमें कंबाइन कर दिया गया, सर्विस प्रोवाइडर का टैक्स कंबाइन कर दिया गया, और ये सब चीजें काउंट हो करके ये सारा पोर्शन अब एक हो जाता है और ये वन टैक्स है। और कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट मल्टीपल नहीं पड़ता। कल मैंने इसके ऊपर कास्केडिंग इफेक्ट आपको बताया था। तो हम यहाँ पर इसको यस। वन टैक्स फॉर वन नेशन बोल सकते हैं। आगे आते हैं, अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कल आपको मैंने एक डेट लर्न करने को दी थी, आपको कुछ डेट याद है? कल की क्लास में शायद याद हो, मैंने यस डेट सर। दी थी। यस सर। तो ये देखिए उसी डेट की बात हो रही है, सिंस 1 जुलाई 2017। कल मैंने आपको 1 जुलाई 2017 डेट बताया था। Goods and Service Tax has implemented across India and is being collected uniformly. ध्यान देना कि यहाँ पर जब यूनिफॉर्मली कलेक्शन की बात हो रही है तो किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर क्या इसमें जेएनके भी इंक्लूड है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था तब जेएनके इम्प्लीमेंट नहीं था, मगर एक हफ्ते के बाद जेएनके भी जीएसटी के दायरे में आ गया। आफ्टर देन, प्रायर टू द करंट सिस्टम ऑफ द टैक्स, गुड्स वर टैक्स डिफरेंटली फ्रॉम सर्विस। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो गुड्स हैं उनको और सर्विस को दोनों को अलग अलग करके टैक्सेशन नहीं करना है, जब बल्कि रेट जहाँ डिफर होगा उन्हीं को ही हम लोग लेंगे। जीएसटी हैज रिप्लेस मोस्ट ऑफ द अर्लियर एग्जिस्टेड टैक्स ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कल मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स थे, इन सबको एक ही जगह पर ऐड कर दिया गया और अमेंडमेंट 101 के बाद कवर अप किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन बेस्ड। जगह जगह आपको आगे एक्सप्लेनेशन के लिए टर्म यूज करना पड़ेगा कि किस समय हम डेस्टिनेशन बेस्ड बात करेंगे और कब मल्टी स्टेज की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अब मल्टी स्टेज की बात समझिए। We mean that every goods goes through multiple stage between manufacturer and end consumer। ये मैंने चार्ट अभी आपको पहले बताया था मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के लिए, क्योंकि मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हर हर एक स्टेज के टैक्स को कंबाइन करके एक टैक्स में कन्वर्ट किया गया। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ये गिवन है, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। First step would be purchase of raw material, next would be production of goods, then storage या फिर होलसेल करेंगे, फिर हम कंज्यूमर तक का पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वर्ड कैसे हो रहा है। तो ये देखो, ये एक चार्ट है जो आपको क्लियर करेगा। कैसे इसको क्लियर करना है कि सबसे पहले आप परचेज कर लेते हैं रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल के बाद चेन में फ्लो कर जाता है, प्रोडक्शन में गुड्स आएगा, प्रोडक्शन होने के बाद में जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, जब
आपको बताया जाएगा कि गुड्स मैन्युफैक्चर हो जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। फिनिश गुड्स के साथ में हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स या तो फैक्ट्री गेट पर डायरेक्टली सेल कर देते हैं या फिर हम ट्रांसपोर्ट करके उनको फॉरवर्ड करते हैं। तो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर रॉ मटेरियल इन हुआ, ये पोजीशन है इन होने के लिए जब इसने परचेज किया होगा। देन प्रोडक्शन होने के बाद गुड्स जो है वो स्टोरेज, जो कि ये शो कर रहा है। फिनिश गुड्स रेडी हो गए, फिनिश गुड्स होने के बाद में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे रिटेलर को, और ये जो रिटेलर है यही एंड कंज्यूमर तक का गुड्स लेकर के जाता है। तो अगर समझना चाहें स्टेजेस को तो देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेज हुआ जब रॉ मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था। देन सेकेंड स्टेज हो गया, हम प्रोडक्शन में लेकर के गए, प्रोड्यूस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तब हमें उसको स्टोर करके रखना है फ्यूचर के लिए। आफ्टर देन डायरेक्ट ये यहाँ पर फैक्ट्री गेट का भी बेटा यूज हो सकता है, मैं फैक्ट्री लिख देता हूँ। फैक्ट्री गेट पर भी अगर कंज्यूमर मिल जाते हैं तो हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम रिटेलर के बाद आगे मूव करते हैं एंड कंज्यूमर को। तो ये एक नॉर्मल हायरार्की डेवलप होती है कि जब गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं और मल्टी स्टेज से ये गुड्स मूव होकर के जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड किस तरीके से वर्क होगा। पहले मैंने आपको मल्टी स्टेज बताया है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड। दिस मीन देयर इज नो मच सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन और स्टोरेज और होलसेल और रिटेल गुड्स। इसका मतलब हो गया द बेनिफिट्स ऑफ दिस टैक्स विल बी अवेल्ड बाय द स्टेट। अब क्यों स्टेट की बेटा बात करी जा रही है, क्योंकि आपने देखा कि हम सेंटर को भी कवर अप करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ दिस टैक्स विल बी अवेल्ड बाय द स्टेट वेयर द एंड कंज्यूमर इज लोकेटेड। थोड़ा सा इस बात को समझाता हूं अभी लाइन पढ़ने के बाद में। ऑल अदर पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस विल हैव द इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक नया टर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। Since this tax is applicable on the very last stage of supply, this is the reason behind calling it being called destination based tax। कल मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए कि हमारे पास दो स्टेट है, एक इधर ले लेते हैं, एक राइट हैंड साइड पे ले लिया। इस स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये यूपी स्टेट है और यहाँ पर हम बात करते हैं एमपी स्टेट है। ओके, इतना सबको दिखाई दे रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए जो गुड्स आपने परचेज करने हैं, सेल करना है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं यूपी में, इसका मतलब हम लोग स्टैंड कर रहे हैं एज ए परचेजर। ये तो हो गया हमारे लिए एज ए परचेजर। देन एमपी में हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेलर है। ओके, जो गुड्स हैं उनको हम लोग यहाँ से परचेज करेंगे एमपी से, और ये गुड्स यूपी में हमारे पास आएंगे। ये स्टोरी समझ में आ गई सबको। तो अब Yes, sir. देखिए कि Yes, क्या, sir. अब ध्यान से देखो, मैं एमपी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एमपी का पोर्शन है, मतलब अदर स्टेट है, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। गुड्स प्रोड्यूस कहाँ हुआ, एमपी में हुआ। MP में। तो जब गुड्स बेटा एमपी में प्रोड्यूस हुआ तो जो मेन जीएसटी लगा वो बेटा एमपी के लिए लगा। अगर एमपी के लिए लगा तो इसका पूरा का पूरा जीएसटी का बेनिफिट कौन ले गया, जीएसटी का पूरा पूरा बेनिफिट कौन ले जाएगा, एमपी ले जाएगा। MP। तो यूपी को क्या मिलेगा, यूपी को इसलिए क्योंकि यूपी के पास कौन है, यूपी में परचेजर है, और परचेजर होने की वजह से उसका कैश का पेमेंट, क्या जिसका कि बच्चा बोल रहा है, थोड़ा वो आवाज धीरे कर लीजिए। जो ये परचेजर है इसने यहाँ पर पेमेंट किया है, पे किया है कैश में, ध्यान से देखो। तो अब इस जगह पर बेटा पेमेंट कर रहे हैं, कैश की मेन डीलिंग तो यूपी की तरफ से हो रही है, ये हुआ यूपी का पोर्शन जहाँ कैश की मेन डीलिंग हो रही है। मगर सारा का सारा टैक्स किसके पास पहुंच गया, MP के पास। ये सारा सारा टैक्स एमपी के पास चला गया। आ गई ना प्रॉब्लम। Yes, sir.
बल्कि पहले क्या होता था कि जब यूपी में गुड्स सेल होते थे तो यूपी को क्या मिलता था, यूपी को मिलता था सेल्स टैक्स। तो इस तरीके से यूपी के पास आ जाता था सेल टैक्स, और एमपी में जब प्रोड्यूस होता था तो इनको मिलता था एक्साइज ड्यूटी। जब इन्होंने प्रोड्यूस किया तो अब इस तरीके से इनको मिलता था क्या, एक्साइज ड्यूटी। तो सपोज करते हैं कि ये एक्साइज ड्यूटी जो है वो एमपी को पहले वाले केस में मिल जाती, मगर अब जीएसटी आ गया तो जीएसटी आने से सेल टैक्स भी खत्म हो गया और एक्साइज भी खत्म हो गया, सारी काउंटिंग एक ही जगह हो गई। तो जब सारी काउंटिंग एक ही जगह हो गई तो ये सारा का सारा पैसा तो एमपी के पास चला गया, तो यूपी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो टर्म रखा गया कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है कि जिस स्टेट में सेल होने जा रहा है या जिस स्टेट से कंटेंट परचेज हुए हैं तो वहां से ले करके सेल होने वाले स्टेट तक को इसमें काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेज मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर है। तो जब लास्ट स्टेज की बात होती है तो लास्ट स्टेज का मतलब है उत्तर प्रदेश। जैसे कि यहाँ लाइन में देखिए, सिंस दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन वेरी लास्ट स्टेज ऑफ सप्लाई। तो लास्ट स्टेज ऑफ सप्लाई, इसके आगे सप्लाई नहीं जा सकती, कंज्यूमर यही मिल गया, तो इस पूरे स्टेज को ये कवर अप करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर डेस्टिनेशन बेस की हम बात करें तो डेस्टिनेशन बेस का मतलब है जहां पर गुड्स फाइनली कंज्यूमर के पास जाते हैं उस पॉइंट को इसमें कवर अप किया जाता है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में, एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हमारी आ गई 100 रुपीज। पहले प्रोडक्शन के समय में जो टैक्स लगता था उसको क्या नाम देते थे, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। एक्साइज टैक्स। एक्साइज, बहुत सही बोला, मगर एक्साइज ड्यूटी होती थी, ठीक है, टैक्स नहीं होता था। वही। नहीं नहीं, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको ड्यूटी टैक्स में डिफरेंस होता है। तो ये एक्साइज ड्यूटी होती थी। अब इस एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, इसकी जगह क्या ले आए, जीएसटी। जीएसटी। तो ये देखिए, ये आप समझिए कि एमपी में इस गुड्स को प्रोड्यूस किया गया, तो जैसे ही प्रोड्यूस किया गया तो एमपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। ये टैक्स 18% किसको मिल गया, ये 18% टैक्स एमपी की गवर्नमेंट को एमपी को मिल गया। ओके, यस सर। यस। देन 100 का आइटम इस तरीके से 118 रुपीज का हुआ और इस पूरी एक्टिविटीज में गवर्नमेंट को 18 रुपए टैक्स मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी के बाद में गुड्स मूव करके कहाँ जाएगा, होलसेलर के पास जाता है। तो जब होलसेलर के पास ये गुड्स मूव होता है तो वहां पर भी तो प्रॉफिट ऐड करके ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो 150 रुपीज, क्या ये 150 सबको समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज में 150 रुपीज में होलसेलर को गुड्स मिलते हैं, और जैसे ही 150 में मिलेंगे तो ये होलसेलर भी 18% टैक्स देगा। अब बेटा डिपेंड ये करता है कि होलसेलर कहाँ का है। ये होलसेलर आपका एमपी का भी हो सकता है और ये होलसेलर आपका यूपी का भी हो सकता है। अगर ये होलसेलर एमपी का है तो ये पूरा टैक्स एमपी गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर ये होलसेलर यूपी गवर्नमेंट का है तो यहाँ पर ये सारा कंटेंट यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा। Yes, sir. नहीं आया समझ में, Yes, फिर sir. बताएं। नहीं आया सर, नहीं आया। कहाँ तक आया समझ में? तो ये वही सेकंड वाला बताइए, होलसेल, होलसेल से बताइए। होलसेल में 150 रुपीज आया समझ में? नहीं सर। Yes. नहीं। जब इसने इस नहीं जगह सर। जब इसने इस जगह गुड्स परचेज किया तो 118 रुपीज का था। यस Yes, सर। sir. इसके बाद जब इसको कुछ इसमें वैल्यू ऐड करेगा, पैकिंग वगैरह किया या अपने नाम से इसने आगे इसको फॉरवर्ड किया और अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो टोटल वैल्यू इसको इससे बढ़कर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 150 रहेगी। हाँ, तो यही इसकी 150 है। ठीक है सर, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये होलसेलर एमपी का होगा
तो एमपी sir. गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, और अगर ये होलसेलर यूपी गवर्नमेंट का होगा तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। देन इसी के बाद अगला लेवल आता है रिटेलर का। अब ये रिटेलर, मान लीजिए कि ये रिटेलर कहाँ पर है, रिटेलर हमारा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर आते आते इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपीज़ की हो गई, और इसने उत्तर प्रदेश में जब सेल किया तो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स कितना लगाएगा, 36। 18%. 80 तो पर अब ये बेटा 36 रुपीज़ किसको मिलेंगे, यूपी को। यूपी गवर्नमेंट को। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है, हर स्लैब पे जहां जहां स्टेट से होकर के गुड्स गुजरते जाएंगे उस स्टेट पे उस स्टेज का पैसा उनको मिलता जाएगा। मिलता जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है सर, नहीं आया, क्लियर हुआ? आ गया सर, आ गया सर, आ गया। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर समझनी होगी आपको, वो ये देखिए, कॉस्ट पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के हाथ में, तुम लोग यूपी में हो, तुम लोग ने उसके ऊपर कितना Yeah. पेमेंट किया, 200 रुपीज़ का पेमेंट किया, ठीक। और जो टैक्स पे किया गया था यूपी गवर्नमेंट को वो 36 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया गया। तो देखिए, हियर इन दिस एग्जांपल कंज्यूमर पेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ ₹36 एंड सेम विल बी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। जिस जिस लेवल पे था, हर गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट से उस वैल्यू को कवर अप कर लिया। एक बात और यहाँ पर आपको बताना है, जो अभी मैंने कवर अप नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पर देखें, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये सब टर्म लिखा हुआ है। यस सर। आउटपुट इनपुट एक अलग टर्म होता है, इसको आज कवर अप नहीं कर रहे हैं, ये आपको मैं बताऊंगा क्रेडिट के साथ में। ये वाला जितना पोर्शन है इसको कवर अप नहीं किया है, इसलिए नहीं कवर अप किया क्योंकि इससे बनता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कल मैं बोर्ड पे करके आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, तब समझ में आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे यूज है। तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ आज इतना सिखाया कि गुड्स अगर मल्टी स्टेज हो तो क्या होगा। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो कवर अप किया है मैंने, मल्टी स्टेज वर्सेस डेस्टिनेशन बेस्ड। सर ये कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है क्या? हाँ, ये ये जो जो है 200 ये जो है ये कास्केडिंग इफेक्ट को ही दूर करने के लिए आईटीसी दिया जाता है। बिल्कुल सही तुमने पहचाना। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अदिति। अदिति, बहुत सही अदिति, आपने पहचाना। इस स्टोरी में पूरा कास्केडिंग इफेक्ट ही यूज हुआ है, और आईटीसी उस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने का तरीका है जो जीएसटी लॉन्च करता है। बहुत बढ़िया अदिति, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है। जो मैं कल की क्लास लूंगा उसमें यही आपको बताऊंगा कास्केडिंग इफेक्ट जीएसटी आईटीसी की हेल्प से कैसे दूर करता है। आईटीसी का बेटा फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रैक्टिकली कल के बताऊंगा, थ्योरी नहीं, थ्योरी में तो आप लोग बोर हो जाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है इसकी तरफ से, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म होता है। कल मैं ये बताऊंगा कि ये कास्केडिंग इफेक्ट किस तरह से दूर किया जाता है।